डियर स्टूडेंट्स, चौथा सेमेस्टर वीडियो आपकी 11 और पाठ संख्या जो है 3 है, जिसमें हम उग्र राष्ट्रवाद के ऊपर विचार मंथन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था, समझा था, पढ़ा था कि उग्र राष्ट्रवाद और उदारवाद में क्या अंतर है, क्या तुलना हमने की थी, कांग्रेस के विभाजन पर चर्चा की थी और हमने साथ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का जो योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम इनकी आलोचना करने वाले हैं कि कुछ कमियां इनके इस मूवमेंट में रही, वो क्या थी। जहां इनकी खूब इस मामले में प्रशंसा होती है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, वहीं कुछ इनकी आलोचना भी होती है। कमियां भी थी, कुछ कमजोरी भी थी, उनके ऊपर भी हमें ज़रूरी है कि प्रकाश डाला जाए। तो ऐसी क्या कमियां थी, इनकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ी और आंदोलन का कमज़ोर जो है हुआ, आंदोलन का कमज़ोर होना इनकी वजह से हुआ। इसमें क्या था, 1905 से लेकर 7 तक हमने तीन अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। जो झगड़ा जो इनका आपसी चल रहा था, उसका जो परिणाम है वो हमने पढ़ा था कि सूरत में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। इससे आंदोलन कमजोर होता है। जो राष्ट्रीय आंदोलन है कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये कैसे देश को आज़ाद कराएंगे, कैसे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लोगों में भरेंगे, कि वो ये बात नहीं समझ रहे थे कि वो ताकत है एक दूसरे की, न कि कमजोरी है। उदारवादी यह नहीं समझ पाए कि सरकार उनसे बातें उनकी आंतरिक ताकत की वजह से नहीं, वरन उग्र राष्ट्रवादियों के भय से कर रही है, भय से जो है कर रही है वार्ता, कि भी उग्र राष्ट्रवादियों से उनको भय था अंग्रेज सरकार को, इसलिए वार्ता कर रही थी। इसी प्रकार उग्र राष्ट्रवादी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि उदारवादी उनका स्वाभाविक बाहरी खोल थे, विशेषतः नागरिक अधिकारों के मामले में तथा ब्रिटिश राज का सामना करने के लिए उनके पास भी पूरी शक्ति नहीं थी। वो राष्ट्रवादियों के पास उनको कभी भी जो है मारा पीटा जा सकता था, कभी भी बहुत कमज़ोर किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता था। तो सपोर्ट का काम कर रहे थे, एक सहायक का काम कर रहे थे। कौन? उदारवादी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तिलक इस खतरे को देखते थे, परंतु वे अपने समर्थकों को विभाजन से रोक नहीं पाए। समझ तो रहे थे लेकिन वो रोक ही नहीं पाए। कोई बार जो है कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, आंदोलन चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। विभाजन के बाद सरकार ने आसानी से उग्र राष्ट्रवादियों को दबा दिया और 1908 से 14 के मध्य स्तरीय आंदोलन में सुधार आ गया। तो कुछ कमजोरी थी, उसका लाभ अंग्रेजों को जरूर मिला। सरकार की दमन नीति का सफल होना, दमन नीति सफल होगी। जो खतरा था विभाजन का, उसको गोखले ने महसूस किया था, तिलक ने महसूस किया था। तो उन्होंने एक अपने मित्र को लिखा। क्या लिखा? मित्र को लिखा कि विभाजन का अर्थ होगा विनाश होगा, और इससे नौकरशाही बिना परेशानी के दोनों पक्षों को दबा देंगे। सरकार दोनों पक्षों को दबा देगी। विभाजन के तुरंत बाद सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों पर जोरदार हमला किया। समाचार पत्रों को दबा दिया गया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल में भेज दिया। ये नोट कर लेना, तिलक को 6 साल के लिए भेजा गया था। अरविंद को षड्यंत्रकारी जो है केस में फंसा दिया गया, एक षड्यंत्र केस में। आखिर में उन्होंने राजनीति त्याग कर ही पांडिचेरी में आश्रम खोल लिया। विपिन चंद्र भी राजनीति से अलग हो गए। काफ़ी जो राष्ट्रवादी हैं वो अलग अलग समय में, और लाला जी भी जो है अमेरिका चले गए। तो इस प्रकार दमनकारी नीति सफल हुई सरकार की। जो बड़े उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो सारे या तो दबा दिए गए या फिर उन्होंने रास्ता ही कुछ समय के लिए बदल दिया।
जन आंदोलन जो इनका उद्देश्य था, जन जन में ये आंदोलन पहुंचाना, वो ये कर नहीं पाए। प्रेरित तो किया, आकर्षित भी किया युवाओं को, विशेषकर सही दिशा नहीं दे पाए। वे कोई जन आंदोलन खड़ा करने में असफल रहे, उनके पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था। वो कोई भी आंदोलन सफल करना है तो उसका संगठन, स्ट्रक्चर, नियम, योजना सब जरूरी हैं। तो इसकी वजह से कोई जो है बड़ा आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पाए वो। कांग्रेस का विभाजन हो गया, उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठन का प्रयोग करने में असफल रहे। उस बने बनाए संगठन का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन असफल रहते हैं, और लोकप्रिय दल भी नहीं बना पाए। कोई नया संगठन बना लेते, वो भी नहीं हुआ। तो उग्र राष्ट्रवादियों की असफलता से युवाओं में निराशा ही आई, निराशा आई। उनको जो प्रेरणा, जो जोश था वो ठंडा हो गया। आखिर में उस निराशा से फिर एक नया आंदोलन जो उभर रहा था देश में, वो था क्रांतिकारी आंदोलन। वो लोग उस तरफ मुड़ गए। इससे स्पष्ट है कि उनमें संगठन कौशल का अभाव था। वास्तव में जन आंदोलन के लिए देश को कुछ समय और गांधी जैसे नेता के उभरने का इंतजार करना पड़ा, जो कि कुशल संगठन कर सकते थे। ऐसे गांधी जी का इंतजार कुछ समय और देश को करना पड़ा। चौथा बिंदु है सांप्रदायिकता को बल मिला। ये बिंदु भी हम कई बार ऐसा दोष लगाया जाता है इनके ऊपर, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोष सही हो। इनकी जो विचारधारा थी, कार्यविधि थी, किसी की भी हो सकती है। कोई बात होती है कि उस इंटेंशन से काम किया गया था या नहीं किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इंटेंशन रही होगी कि सांप्रदायिकता को बल मिले, धार्मिक भेदभाव किया जाए। बस उन लोगों का एजेंडा था कि हिंदू पुनरुत्थान या अपनी जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो हिंदू से जुड़ी हुई है। हिंदू का मतलब एक कल्चर, संस्कृति से ले रहे थे लोग। तो इस सभ्यता संस्कृति का जो अंग्रेजों ने बिल्कुल इसको हीन दिखा दिया था, उसको अब गौरवमयी रूप में जो उसके अच्छे पहलू थे वो प्रस्तुत करने थे। उसके लिए इन्होंने कई चीज़ों का सहारा लिया, और इससे इनको लगता था कि राष्ट्रवाद जगेगा, प्रेरणा जगेगी, और समाज दोबारा से अपनी उस गौरवमयी संस्कृति को बचाने के लिए खड़ा होगा। तो चाहे इसके लिए गणपति उत्सव मनाया हो, शिवाजी उत्सव मनाया हो, काली पूजा की हो, दुर्गा पूजा की हो, तो इस सारे से अपूर्व संचार हुआ, उत्साह का संचार जो है समाज में होता है। और लेकिन इस जोश में हो सकता है कि कहीं होश खो दिया हो, और धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का जो रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे एक आध जगह छूट गया हो। लेकिन उनके द्वारा जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म आदि बल देने के कारण मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हुए, ये उनकी गलती थी। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को कोई जो है किसी गलत दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था, ना ही उनके धर्म के ऊपर कोई लांछन लगाया जा रहा था। लेकिन अंग्रेज तो फूट डालों में सफल हो ही गए, और कुछ लोगों ने इनको सफल होने दिया। ये सबसे बड़ी गलत बात थी, सफल होने देना। तो इसके परिणाम जो है आज तक हम भुगत रहे हैं। इस विभाजन के, इस फूट के लोगों को ही समझना होगा। आखिर में अंत में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में विभाजन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा। दमनकारी नीति सफल हुई, हालांकि युवाओं को जगाया लेकिन सही दिशा देने में असफल रहे। तो कुल मिलाकर निम्न मध्यम वर्ग तक भी आंदोलन फैला, कई अच्छे पहलू भी थे, ये सब हम पढ़ पाए, उसी को निष्कर्ष में इन्होंने दिया है। तो आप इसको कर लें। मैप की जो PDF फाइल है वो मैं आपको भेज दूंगा, फ़ोटो भी दिखा दूंगा। टिप्पणी आपको इसके ऊपर लिखनी है, अच्छी टिप्पणी लिखनी है। महत्वपूर्ण अधिवेशन स्थल ऐसा करके मैप की हेडिंग बनेगी।
ये मैप आता है आपका, इम्पोर्टेंट मैप है। पहला जो अधिवेशन हुआ था आपको याद होगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुआ था 1885 में। तो इन अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे हम, तो हमारा मैप का जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कई बार ये आ जाता है, और नहीं तो इसमें से 2 नंबर के आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपको आने ही चाहिए। तो ये हमारा पहला मैप है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अधिवेशन को बारे में तो आपको पता ही है कि एक प्रकार से इकट्ठा होना, मिलना जुलना, उसमें चर्चा करना, प्रस्ताव पारित करना, कुछ लोगों का चुनाव करना, ये सारा काम अधिवेशनों में होता था। तो 28 दिसंबर को आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 को स्थापना पूछ सकते हैं, और उसका अध्यक्ष WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विधानमंडलों के विस्तार की मांग की गई थी, भारत की गरीबी के लिए धन की निकासी को। तो इसमें कांग्रेस की स्थापना का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट किए गए थे। तो ये कुछ चीज़ें, किस अधिवेशन में क्या मुख्य घटना घटी। 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है। तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी। 400 प्रतिनिधि आए थे। नारोजी के विधानमंडल, इसमें विधानमंडल के विस्तार की मांग हुई, पिछले में पढ़ दिया हमने शायद। तीसरा अधिवेशन फिर आपका जो है कलकत्ता में होता है 1906 में। ये इसके अध्यक्ष भी दादा भाई नारोजी थे। ये अध्यक्ष आपको जरूर याद रखने चाहिए, हम पढ़ भी आए हैं वैसे तो। इसमें फूट जो है वो उभर चुकी थी, लेकिन इस बार रुक गई थी दादा भाई के कारण से। 4 प्रस्ताव भी पारित हुए थे, याद होगा आपको। स्वशासन की मांग की गई थी इसी में। चौथा अधिवेशन आपका सूरत है 1907 में, ये 23वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बहुत बार पूछा जाता है, वो थे रास बिहारी बोस। बोस है ना कि घोष है, ये नोट कर लें आप। कई लोग घोष को ध्यान रख लेते हैं। तो झगड़ पड़े थे इसमें नेता, नरम दल और गरम दल के नेता जो थे आपस में झगड़ पड़े, और पहला झगड़ा जो है अध्यक्ष के नाम को लेकर हुआ, फिर प्रस्ताव को लेकर भी हुआ। झगड़ा पड़ा कि फूट ही पड़ गई, और आखिर में विभाजन हो जाता है, और आंदोलन को काफ़ी धक्का इससे लगता है। फिर जो है 5वां जो मुख्य अधिवेशन है वो है लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित हो जाती है, ये इसका महत्व ये है एक तो। और इसकी अध्यक्षता जो है ए.सी. मजूमदार या अंबिका चंदन मजूमदार, ये याद रख लें आप, मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और लीग के बीच, मुस्लिम लीग एक संस्था थी, उसके बीच भी जो है इसी दौरान क्या है, एक समझौता हो जाता है, और वो भी राष्ट्रीय धारा में जुड़ते हैं। तो ये एक लहर, उत्साह पैदा करने वाला अधिवेशन था। फिर 1917 का अधिवेशन भी मुख्य अधिवेशन माना जाता है। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट इस अधिवेशन में, और ये कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की नेता थी, ये अगला पार्ट भी है हमारा। और पहली महिला अध्यक्ष। समाज सुधार, कांग्रेस ने समाज सुधार को पहली बार अपनी सूची में रखा, नहीं तो वो राष्ट्रीय आंदोलन, अब समाज सुधार के विषय भी जो है ये लोग उठाएंगे, ऐसा इनकी सहमति बनती है। फिर आपका अमृतसर अधिवेशन आता है 1919 का। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल जी नेहरू करते हैं। पहली बार गांधी जी भी कांग्रेस नेता के, गांधी जी शामिल होते हैं कांग्रेस नेता के रूप में, ये भी एक इस अधिवेशन की उपलब्धि थी। उसके बाद इसमें मुख्य बात है आपकी कि 1919 के अधिनियम को अपूर्ण, असंतोष व निराशाजनक बताया गया, और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भी प्रस्ताव पास किया। 1919 के सुधार अधिनियम पास हुए थे, उनको असंतोष बताया था, अपूर्ण बताया। फिर 1920 का होता है, इसमें सी विजय राघवाचारियार इसके अध्यक्ष होते हैं। लक्ष्य स्वराज घोषित किया। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित ऐसे के प्रस्ताव, जो पहले हो जाता है एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होता है,
तो उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, तो उस असहयोग को अनुमोदन इसमें मिलता है 1920 के पूरी स्वीकृति इसमें मिलता है। संविधान में भी बदलाव किया गया, कांग्रेस का जो संविधान था उसमें बदलाव किया गया और कांग्रेस कार्य परिषद की स्थापना की गई। ये चेंज 1920 के अधिवेशन में। कानपुर 1925 का अधिवेशन है। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली, सरोजिनी नायडू अध्यक्षा बनी। 1928 का अधिवेशन, फिर मोतीलाल जी बने। नेहरू रिपोर्ट पर तीखी बहस होती है। गांधी जी द्वारा आश्वासन देने के बाद डोमिनियन स्टेट संबंधी नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी गठन होता है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। लाहौर 1929 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज, एक स्वराज था, एक पूर्ण स्वराज, बिना किसी तरह का अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित किए इसका प्रस्ताव पास होता है और गांधी जी के नेतृत्व में इसके लिए जन संघर्ष चलाने का भी फैसला लिया जाता है। फिर कराची अधिवेशन है आपका 1931। ये वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। गांधी इरविन एक समझौता होता है उसके, और गोलमेज सम्मेलन में उस समझौते के तहत भाग लेना होता है, तो ये इसमें अनुमोदन होता है उसका। गांधी जी को मनोनीत किया जाता है कि गांधी जी कांग्रेस की ओर से जाएंगे और राष्ट्रीय आर्थिक नीति संबंधी भी इसमें कोई प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। फिर फैजपुर का 1936 का अधिवेशन है। इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और फैजपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेहरू जी ने आग्रह किया कि कांग्रेस समाजवाद को लक्ष्य बनाए, तो समाजवाद कांग्रेस के एजेंडे में आ गया था इस अधिवेशन से। किसानों और मजदूरों से संबंधित कुछ कार्यक्रम पारित किए गए। हरिपुरा अधिवेशन की खास बात क्या थी? नेताजी इसके अध्यक्ष थे। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और इसमें स्वतंत्र भारत के विकास के लिए 5 वर्षीय योजना पर जो है या जोर दिया गया। त्रिपुरी अधिवेशन इसके बाद फिर होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पद के लिए चुनाव होता है। हालात इतने बिगड़ गए थे इस समय, चुनाव होता है कांग्रेस में और इसमें भी सुभाष बोस ही चुने जाते हैं। गांधी जी द्वारा समर्थित जो पट्टाभी सीतारमैया होते हैं वो हार जाते हैं। गांधी जी को ये हार बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें कांग्रेस में वाम पक्ष का पूरा समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने की स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जन संघर्ष छेड़ने को लेकर तीखी बहस हुई। इसमें रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भागीदार पर भी बल दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका फायदा उठाकर देश समाज के लिए कुछ करने की बात पर तीखी बहस होती है। आखिर में नेताजी इस छोड़ देते हैं इस अध्यक्ष पद को भी यहाँ पर। इसके बारे में हम कभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। 1940 का रामगढ़, इसमें अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। सविनय अयोग्य आंदोलन चलाने की तैयारी पर जोर दिया गया। दोबारा भी चला सकते थे ना सविनय अयोग्य आप। 1928 वाला मत समझे इसको, 1930 वाला। दूसरी तरफ कहा गया कि बातचीत के दरवाजे भी खुले रहेंगे, बातचीत भी हम कर सकते हैं। ब्रिटेन कहा गया, गांधी जी ने कहा ब्रिटेन के विनाश में हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए हमें स्वतंत्रता वैसे ही दे दो। 1947 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। दिल्ली में हुआ ये अधिवेशन। तो ये अधिवेशनों के बारे में है। तो ये मैप है आपका, इसकी टिप्पणी और इसकी जो फाइल है मैं आपको भेज दूंगा। फिर भी चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ मैप का, आप देख लें। पहला मैप है आपका, पहले मैप का चित्र ये रहा चित्र, ध्यान से देखें आप। देखो कोई आसान है ये, ऐसी कोई बात नहीं। अमृतसर आपको पता है, लाहौर आपको पता है, दिल्ली, कानपुर, त्रिपुरी, हरिपुरा गुजरात में, सूरत गुजरात में, फैजपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में, बम्बई महाराष्ट्र में, रामगढ़ आपका कलकत्ता, मद्रास
मुख्य स्थान ही दर्शाने हैं, इसलिए आपको कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही हेडिंग लिखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन स्थल, एक संकेत बनाएंगे यहाँ पर अधिवेशन स्थल का, और उसमें ऐसे दिखा देंगे, या जो भी आपको चिन्ह लगता है वैसा आप दर्शा सकते हैं। तो ये आपको मैप बनाना है, यही आपका आज का काम है। आप साथ के साथ रिवीजन कर लेंगे, बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगली वीडियो में हम आपको असाइनमेंट देंगे और इस लेसन के जो छोटे क्वेश्चन हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट को फिर हम समाप्त कर देंगे इसके बाद।